अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है इसीलिए आपको बीसीसीएल के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, और हम तुम जैसे काफी सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला क्योंकि इशू ही छोटा था और सब्सक्रिप्शन दबा के पड़ गया था। लेकिन अभी अपन बात कर लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी क्या बनने वाली है। क्या यहां पर फ्रेश एंट्री का कुछ चांस बन रहा है, वैल्यूएशन फेवरेबल है या फिर नहीं, पूरा डेटा ड्रिवन अपन एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में जो आपको इनसाइट्स मिलेंगे ना, ये शायद ही आपको कहीं मिल जाए, तो वीडियो को शांति से एक एक सेकंड को देखना, एक एक चीज को इंटरप्रेट करने का कोशिश करना, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाओ और अपना बेटर डिसीजन ले पाओ। अभी देखो बीसीसीएल की लिस्टिंग ना कल के दिन होने वाली है, मतलब 19 जनवरी के दिन। पहले ये जो डेट बताई जा रही थी ना, ये 16 जनवरी को फिक्स करी गई थी, लेकिन 16 जनवरी से इसको 19 जनवरी तक इसलिए पोस्टपोन किया गया क्योंकि मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन थे। अभी कल के दिन ही आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है। पहले अपन सब्सक्रिप्शन की बात कर लेंगे, उसके बाद में कंपनी का थोड़ा डेटा ले लेंगे, फाइनेंशियल फंडामेंटल, और उसके बाद में जो कंपनी में डीप ड्राइव अपन करेंगे वैल्यूएशन को लेकर, वो काफी ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। और फाइनली अपन आते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, और जो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होगी इन सभी चीजों के ऊपर टोटली डिपेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो आईपीओ का इशू ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, 1071 करोड़ का हमको इशू देखने को मिल रहा था, जो कि इंटायरली ओएफएस, ऑफर फॉर सेल था। अभी ऑफर फॉर सेल किसने किया? कोल इंडिया ने, जो कि बीसीसीएल की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, बिजनेस की मैं बात नहीं करता हूं, पहले अपन बेसिक डेटा के ऊपर आते हैं, आईपीओ के डेटा के ऊपर आते हैं। 3 दिन तक आईपीओ मार्केट में ओपन था, जिन 3 दिनों में हमको क्यूआईबी का जो ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 310x का देखने को मिल रहा है। इसको आप ऐसा समझो कि एक शेयर के लिए 301 शेयर्स की बिडिंग लगी। ठीक है, मतलब 301 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ा। अभी जब 300 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ जाता है तो लिस्टिंग तगड़ी देखने को मिलती है। हमें इतना तो बेसिक चीज है आईपीओ में, ये हमको समझ में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, अपना एचएनआई सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सब्सक्रिप्शन। यहां पर हमको जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन, वो है 258x का, मतलब यहां पर भी 250 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अभी रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो रिटेल कैटेगरी में हमें 49x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि अपन अलॉटमेंट के चांस नहीं देख रहे हैं ना, जिसमें अपन एप्लीकेशन वाइज देखेंगे। अभी ये 49x का जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, टोटली रिलेवेंट है, क्योंकि 49 गुना पैसा इस आईपीओ में लगा हुआ है। शेयर होल्डर कैटेगरी की बात करते हैं, शेयर होल्डर कैटेगरी में आपका लगभग 87x का ओवर सब्सक्रिप्शन है। मतलब कुल मिला के मैं इस सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का कंक्लूजन निकालूं तो इतना तो है कि भाई लिस्टिंग धमाकेदार होगी। ठीक है, लिस्टिंग धमाकेदार है। साथ में अपन क्यूआईबी को मैं हटाऊं, एक्स एंकर को हटाऊं, तो एंकर बुक भी तगड़ी है, लगभग 270 करोड़ के करीब हमको एंकर का हिस्सा देखने को मिल रहा है, 278 करोड़ का लगभग। ठीक है, तो एंकर बुक जो होती है ना, वो ब्लॉक होती है, मतलब एंकर्स का पैसा ब्लॉक रहेगा 30 डे के लिए, 50% ब्लॉक रहेगा और बचा हुआ 50% 90 डेज के लिए रहेगा। तो जो भी हमको स्टेटस अभी देखने को मिल रहा है आईपीओ का, वो तो एकदम पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आते हैं अपन वैल्यू के ऊपर, क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है, जिस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला उस आईपीओ में पैसा बनाना है, तो हमें दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले अपने को वैल्यू हंट करना पड़ेगा, और दूसरा समझना पड़ेगा डाइल्यूजन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वैल्यूएशन डिपेंड करती है डाइल्यूजन के ऊपर। मतलब आपको डिमांड और सप्लाई का तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है ना, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ही कम वैल्यू होगी, जितनी कम सप्लाई होगी उतनी ज्यादा वैल्यू निकल के आती है, भले ही कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन कितनी भी रहे। तो इन सब चीजों के ऊपर अपन आएंगे, पर सबसे पहले बिजनेस को डिकोड करते हैं। एक बार फिर से बेसिक बताता हूं मैं आपको, क्योंकि जो आगे चीजें हम समझेंगे ना, ये टोटली डिपेंड करती है कि बिजनेस का नेचर क्या है। देखो बीसीसीएल क्या है? कोल इंडिया की सब्सिडरी। बीसीसीएल निकालती क्या है? कोकिंग कोल निकालती है। अभी कोकिंग कोल क्या है? कमोडिटी। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोकिंग कोल का भाव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू बनेगा बीसीसीएल का। ठीक है, तो कोकिंग कोल में अपन आ जाते हैं। तो कोकिंग कोल की मैं बात करूं तो यहां पर करंट आप इसके लेवल्स देख लो, कोकिंग कोल का भाव आप यहां पर देखोगे, पिछले 5 साल का ग्राफ है। तो ये पीक हुए थे प्राइजेस लगभग 2022 में, और अभी के टाइम पर लगभग 245 यूएसडी पर टन का भाव अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो भाव देखने को मिले थे ना, $600 पर टन के ऊपर भी हमको जाते हुए दिखे थे। तो ये बेसिक आइडिया है, जितना ज्यादा कोकिंग कोल का भाव होगा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू होगा बीसीसीएल का। अभी समझते हैं कि कंपनी कोकिंग कोल का प्रोडक्शन क्यों कर रही है, और ये कोकिंग कोल बिकता कहां है, ये यूज कहां होता है। अभी के टाइम पर बीसीसीएल के पास में लगभग 32 ऑपरेटिंग माइंस है, जिसके थ्रू ये लगभग साल का एनुअल अपन प्रोडक्शन की बात करें तो 40 मिलियन टन का प्रोडक्शन ये निकालते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई।
अभी जो कोकिंग कोल यूज होता है ना, ये होता है भाई स्टील मेकिंग में यूज होता है, मतलब स्टील प्रोडक्शन में कोकिंग कोल का उपयोग किया जाता है। अभी कोकिंग कोल को अगर अपन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे ना, तो एक पोरस मटेरियल, एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है कोक, और यही स्टील मेकिंग में यूज होता है। तो स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की डिमांड है, और डिमांड कौन करेगा? जो कंट्रीज ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करती है। पहला तो हो गया चाइना और दूसरा हो गया इंडिया, ये दबा के स्टील बनाते हैं, इसलिए इन कंट्रीज की तरफ से कोकिंग कोल की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं कि बीसीसीएल कितना प्रोडक्शन करता है, इंडिया कितना कंज्यूम करता है, और क्या डोमेस्टिक नीड जो है वो सेटिस्फाई हो पा रही है या फिर नहीं। पहली बात देखो, इंडिया में जो स्टील मेकिंग चलती है ना, इसके अंदर इंपोर्ट कराना पड़ता है 90% कुकिंग कोल। मतलब एग्जांपल के लिए, मतलब ये परसेंटेज तो मेरे को आपको सिखाना नहीं है, पर मैं आपको बेसिक बता देता हूं। अगर 100 टन यूज हो रहा है आपका, ठीक है, 100 टन कुकिंग कोल यूज हो रहा है, तो यहां से 90 टन जो है ना, ये भाई इंपोर्टेड कुकिंग कोल है, ठीक है। मतलब जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये बेसिक सी चीज है। अभी इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे? मात्र 10% का, और जो 10% तक का कुकिंग कोल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, जो इंडिया की नीड को सेटिस्फाई करता है, 10% की नीड को सेटिस्फाई करता है, उसमें बीसीसीएल का कंट्रीब्यूशन है लगभग 50% का, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। मतलब अगर इंडिया में कुकिंग कोल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो डिमांड ऑलरेडी है, क्योंकि बाहर से कुकिंग कोल बुलाने के बजाय अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही बढ़ा दें तो हम सेटिस्फाई कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो और भी बचती हुई दिखेंगी। मतलब डिमांड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई की साइड में। अभी हमें यह भी पता है कि बीसीसीएल कोल इंडिया पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। अभी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक अपना जो ये 90% इंपोर्ट वाला चीज देखने को मिल रहा है ना, इसको अपन नीचे करके लगभग 80% पे लाए। मतलब 2030 तक भी हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास में उतनी सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी ज्यादा कुकिंग कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिससे कि अपन यहाँ पर डिमांड को फुलफिल कर पाए, डोमेस्टिक नीड को फुलफिल कर पाए। इसको 80% लाने का प्लान है, और इंडिया का जो प्रोडक्शन का टारगेट है ना, वो देखने को मिल रहा है 140 मिलियन टन का। अभी कुकिंग कोल की अपन बात करते हैं, अपना जो बीसीसीएल है ना उसकी बात करते हैं। बीसीसीएल का लगभग 40 मिलियन टन का, और 2030 तक भी अगर ये अपने मार्केट शेयर को 50% तक ही रखते हैं, तो लगभग ये जो 2030 तक का इनका अपना प्रोडक्शन है वो चला जाएगा लगभग 70 मिलियन टन का, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन होने वाला है डबल। अगर प्रोडक्शन डबल, वैल्यू डबल, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका कुकिंग कोल का प्राइस कितना होता है। अगर प्रोडक्शन डबल, वैल्यू डबल तो होगी, लेकिन अगर कुकिंग कोल की प्राइस भी डबल हो गई तो इवेंचुअली वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4 गुना हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझना, मैथ है, सिंपल मैथ है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखने को मिल रहा है कि लगभग यहां पर हमको प्रोडक्शन डबल होता हुआ दिखेगा अगले 5 साल में, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक डेटा मिल गया जो कि काफी ज्यादा इंसाइटफुल है। अभी अपन आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, और ये चार्ट का यूज ना अपने को पड़ेगा। तो अभी अपन आते हैं बीसीसीएल के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जहां पर हमारे पास में 2023 से 25 तक का डेटा है, और साथ में यहां पर सितंबर 2025 तक का हाफ ईयरली डेटा देखने को मिल रहा है। 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। 2024 से 25 में हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो कुकिंग कोल के प्राइसेस है ना वो एकदम फ्लैट हो गए। कुकिंग कोल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। अभी आप 2022 का डेटा देखोगे ना, तो 2022 का डेटा हमको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो, आप माइनिंग कर रहे हो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो वहां पे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। आपके जो एक्सपेंसेस है ना, आप यहां पर ध्यान से देखना है, एक्सपेंसेस आपके 12,000, 12,500 करोड़ के हैं। मतलब आप कितना भी पटक लो, आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे। 12,500 करोड़ के आपके एक्सपेंसेस ही होंगे, लेकिन सारी चीज डिपेंड करती है कि आप रेवेन्यू कितना कर पाते हो, और रेवेन्यू डिपेंड करता है कुकिंग कोल के प्राइसेस के ऊपर। ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैट के ऊपर बनाते हैं 664 करोड़, 1564 करोड़ और 1240 करोड़। अभी हाफ ईयरली डेटा 123 करोड़, इसको आप एनालाइज करोगे तो ये होएगा मात्र 246 करोड़ का। मतलब यहां पर बुरी तरीके से हमको कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो गिरते हुए दिखे। अभी मैं इसको एनालाइज करूं, ये होगा आपका लगभग 12,600 करोड़ के करीब। मतलब यहां पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, मतलब 3 साल में ना के बराबर ग्रोथ, और इसका क्रेडिट जाता है किसको? कुकिंग कोल के प्राइसेस को, ठीक है। अभी और थोड़ा डीप में अपन समझते हैं। देखो, अभी वैल्यूएशन की अपन बात करेंगे ना, तो वैल्यूएशन को समझने के लिए ना 23 रुपए का अपना शेयर का प्राइस है, तो उस भाव के ऊपर आपका लगभग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 10,700 करोड़ का लगभग। तो 10,700 करोड़ की जो कंपनी है, आप यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो देखोगे ना, तो यहां पर आपको मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो 1 से भी कम देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि भाई ये तो जी सस्ती है, पी रेशो कम है, कंपनी सस्ती है, भाई ये अपने दिमाग से निकालो। टोटली डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, क्या ये न्यूजेन स्टार्टअप है या नहीं। अभी फ्लिपकार्ट, सॉरी,
लेंसकार्ट को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, मतलब 10 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो, पीडब्ल्यू 10 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो, तो ये तो भाई अल्ट्रा सस्ता हो गया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कंपनी है ना यार। आप अगर कोल इंडिया का भी, कोल इंडिया तो सस्टेनेबल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छे खासे ग्रोथ है उसमें, कोल का यूटिलाइजेशन, कोल का यूज जो है, यूटिलिटी काफी बढ़िया है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 का देखने को मिलता है, तो ये तो अल्ट्रा सस्ती हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी पी रेशियो की मैं बात करता हूं, 10,700 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर अभी के टाइम पर, प्री आईपीओ, प्री लिस्टिंग, ठीक है। तो यहां पर आपका जो प्री आईपीओ जो आपका पी रेशियो निकल के आता है, वो निकल के आता है 8.64 का, ठीक है। लेकिन आप पोस्ट आईपीओ आते हो, क्योंकि पोस्ट आईपीओ तो ये नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा, तो यहां पर निकल के आता है 43x का पीई मल्टीपल। अभी किस बात को सच माने, किस बात को ना माने, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं मान के चलता हूं कि भाई कोकिंग कोल के जैसे प्राइसेस अभी गिरे हैं ना, वैसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि बढ़ गए। अभी कैसे बढ़ गए मैं आपको बताता हूं। देखो 2022 के अंदर पीक पर थे, 2023 के अंदर भी हल्का सा पीक देखने को मिला, लेकिन ये भी कुछ टाइम में गिरते हुए दिखे। लेकिन आप पिछले 6 महीने का ग्राफ देखोगे ना, तो पिछले 6 महीने के ग्राफ में आपको एक चीज क्लियरली देखने को मिलेगी, ये जो कोकिंग कोल के भाव है फिर से ऊपर जाने स्टार्ट हो चुकी है, और एनालिस्ट का मानना है कि ये और भी थोड़ा 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 ऊपर जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है फिर से वहीं पर आ जाएगा, 2023 2024 जैसा पोटेंशियल है इनका प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि एक्सपेंसेस फिक्स्ड है। कुकिंग कोल का भाव बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, और आपका प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ जाएगा। फिर भी जो 8 का पी रेशियो है ना, वो सस्ता नहीं है। क्यों नहीं है, पहले आप इस चीज को समझो। देखो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका कोल इंडिया जो है 8 के पी के ऊपर है, ये ट्रेडिशनल कंपनी है। ऐसा नहीं कि न्यूजन स्टार्टअप है, आज भाई ये 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 2-3 साल में 50,000 करोड़ भी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि डिमांड तो है, लेकिन हम सप्लाई ही क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि ये सप्लाई क्रिएट कर पाएंगे? ऐसा काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो थ्रेट्स है ना इस बिजनेस को, अगर हैवी रेन हो गया तो फिर भी आपका सप्लाई गिर जाता है, अगर आपका कोकिंग कोल के प्राइसेस चले गए फिर भी आपकी जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस को इतनी वैल्यू मिल ही नहीं सकती, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं कि यहां पर इतना प्रॉफिट क्यों होने वाला है, यहां पर इतना सब्सक्रिप्शन क्यों आया। देखो वैल्यू डिपेंड करती है डाइल्यूशन के ऊपर। अभी कोल इंडिया के पास में 100% पूरी ओनरशिप थी, इसके पहले सप्लाई था नहीं मार्केट में, अभी सप्लाई क्रिएट हो गया, तो झपट्टा मारने के लिए लोग आ गए पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं आईपीओ की वैल्यूएशन महंगी है, नहीं, अंडर वैल्यूड ही है। लेकिन जब लिस्टिंग होगी तब क्या होगा, क्योंकि इसका पी तो 12 के ऊपर चले जाएगा। प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ आप इसको ले जाओ, पोस्ट आईपीओ आपका लगभग 60, 66, 67, 68, 70 के करीब आपका पी रेशियो पोस्ट आईपीओ यहां पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये सिंपल से हमको देखने को मिल रहा है कि 50% के लिस्टिंग के ऊपर आईपीओ जो है, कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है। कंक्लूजन में ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर अपन लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो पहले 3 दिन तक यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि 310x का ओवर सब्सक्रिप्शन है। फिर अगले 5 साल की मैं बात करूं तो 5 साल में आपको मॉडरेट रिटर्न देखने को मिल सकता है, एनुअल लगभग 15 से 20% के करीब देखने को मिल सकती है कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ, ठीक है। जिस हिसाब से आप इवेंचुअली स्टॉक में प्रॉफिट तो बना सकते हो, लेकिन ऐसा इमीडिएट वैल्यू क्रिएशन वाली चीज आपको देखने को नहीं मिल रही, इसलिए शॉर्ट टर्म में जो अपन ट्रेंड पकड़ते हैं ना, वो इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म वैल्यू इसके वैल्यूएशन में दिख नहीं पा रही। बाकी आई होप आपको एनालिसिस और स्ट्रेटजी बढ़िया लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही आईपीओ मार्केट्स की अपडेट्स मैं हमेशा आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।